वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आधुनिक भारत के एमसीक्यू देख रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन। इससे संबंधित प्रश्न देख रहे थे। कुछ प्रश्नों को हम पढ़ भी चुके हैं, बाकी बचे आज प्रश्नों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं जो कि पूना सार्वजनिक सभा से संबंध रखते हैं, तो इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया, यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। क्या पूना सार्वजनिक सभा को तिलक ने स्थापित किया था? दूसरा दिया गया है, इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की। इसने भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। अब नीचे दिए गए कोड में से बताना है कि कौन सा सही है। मतलब कि कोई आपके 2 भी सही हो सकते हैं, कोई आपका 1 भी सही हो सकता है और आपके तीनों भी सही हो सकते हैं, या फिर 2 गलत 1 सही हो सकता है। कैसे भी आपको कोड नीचे दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर पहला दिया गया 1 और 2, तो 1 और 2 सही है, तो पहला कथन तो गलत है, तिलक ने इसको स्थापित नहीं किया था। अब एक जिसमें उसको अलग कर दें तो पहला और दूसरा तो सही नहीं होगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरा कथन तो सही दिया गया है लेकिन दूसरा भी गलत है, तो केवल 3 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। अब ये जो सभा है इसको स्थापित किया था एमजी रानडे ने 1870 में। 1870 में एमजी रानडे के द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। तिलक ने इसको स्थापित नहीं किया था। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानडे, याद रखना है। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इसने इस तरह के कट्टरपंथी सुधारों की वकालत बिल्कुल नहीं की थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था, मेन इसका जो एजेंडा था, वो था सरकार और लोगों के बीच में मध्यस्थता करना, ताकि सरकार तक लोगों की बात पहुंच सके। यह ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच में मध्यस्थता के रूप में काम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किसने किया? एमजी रानडे ने 1870 में। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, जिसने अपने पहले सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र से की, तो महाराष्ट्र में इसका पहला सत्र आयोजित किया गया। पुणे सार्वजनिक सभा ने बाल गंगाधर तिलक सहित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय कद के कई प्रमुख नेताओं को प्रदान किया। अब ये जो नेता हैं ये इससे निकले हुए हैं, तिलक किसी से निकले हुए हैं, ठीक है, लेकिन स्थापित नहीं किया था तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक हालांकि इससे जुड़े रहे और इसी से निकले, लेकिन इसको स्थापित किया था एमजी रानडे ने। इसका निर्माण 1870 में एस.एच. चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रानडे ने किया था। इन सभी ने मिलकर किया था। और ये 2 नाम और याद रख लें, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलूनकर और गोविंद रानडे। अब ये ऐसे क्या है, वैसे तो आपको मेनली एमजी रानडे या गोविंद रानडे ही मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना से जुड़े हुए लोगों में से कौन सम्मिलित नहीं था। अब स्थापना के समय जो लोग थे उनके बारे में पूछ लेंगे, तो चीज़ें थोड़ा याद होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथन के जो कथन दिए गए हैं बताना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1867 में बॉम्बे में हुई। इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। तीसरा कथन दिया गया है, इसके नेताओं ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की थी। तो ये प्रार्थना समाज की बात हो रही है। यहाँ पर थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत लिखा है, प्रार्थना ऐसा लिखा जाता है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे में। पहला कथन तो सही दिया गया है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसमें गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करके, उपयोग करके बताना है कौन सा गलत है। तो पहला कथन तो सही है, पहला जिसमें है उसको अलग कर दीजिए क्योंकि वो तो गलत नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन ऐसे ही निकल जाता है, सी ऑप्शन ऐसे ही निकल जाता है। इसके अलावा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन भी आपका निकल जाता है क्योंकि उपरोक्त सभी में भी आपका पहला होगा। अब बचता है बी वाला, तो आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3।
दूसरा और तीसरा आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। कथन 3 इसलिए गलत है क्योंकि हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समाज की धार्मिक बैठकें होती हैं। दूसरा कथन गलत है क्योंकि सामाजिक न्याय हासिल करना समाज का प्राथमिक उद्देश्य था, न कि पश्चिम में आध्यात्मिकता का प्रचार करना। उस समय जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, उनका उद्देश्य यही था कि समाज का विकास करना है, समाज को अच्छा बनाना है। उनका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि हमें पश्चिम की तरफ या फिर पश्चिम के लोगों को सुधारना है, पश्चिम में उन्नति लानी है, पश्चिम में आध्यात्म फैलाना है। ये उद्देश्य यहाँ के लोगों का बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका उद्देश्य था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और केवल एक ही ईश्वर है उसकी पूजा करना। मुख्य सुधारक वे बुद्धिजीवी थे जो हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था के सुधारों की वकालत करते थे। इसने जाति प्रतिबंध हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग की थी। तो ये कई सारे चीज़ों से जुड़े रहे। इनका नाम याद रखें, आत्माराम पांडुरंग, 1867, प्रार्थना समाज। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, आर्य समाज के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसने वेदों को अचूक माना। दूसरा कथन दिया गया, इसने हिंदुओं को दूसरे धर्म में बदलने से रोका। तीसरा कथन दिया गया है, इसने शुद्धि जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। तो क्या शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था? इन्होंने हिंदुओं को दूसरे धर्म में बदलने से रोका और इन्होंने वेदों को अचूक माना। तो वेदों को तो अचूक मानते थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और दयानंद सरस्वती का तो नारा ही यही था कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों को तो इन्होंने अचूक माना था। इन्होंने कहा था कि वेदों में सारी जो है सारा कुछ है, सारी शिक्षाएं हैं, सारा ज्ञान है। और इन्होंने अगर वेदों की बात की तो हिंदुओं की बात कर रहे थे, हिंदुओं के धर्म की बात कर रहे थे। तो हिंदुओं को दूसरे धर्म में बदलने से भी रोका। इन्होंने कहा उस समय क्या है, ईसाई मिशनरी बिल्कुल अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने का काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं धर्म का बचाव ये लोग भी कर रहे थे। तो हिंदुओं को दूसरे धर्म में बदलने से रोकने का काम किया। इसने शुद्धि जैसे आंदोलनों की शुरुआत भी की। तो यहाँ पर बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही कथन यहाँ सही है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। आर्य समाज आंदोलन पुनरुत्थानवादी के रूप में नहीं, पश्चिम प्रभावों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्थान करना नहीं था, पुनरुत्थान करना नहीं था देश का। जबकि पश्चिम के जो प्रभाव हैं उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप इसका जन्म हुआ था। पश्चिम का प्रभाव देख रहे थे कि बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी संस्कृति यहाँ पर अपना घर बना रही है। तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इसका जो है उत्थान हुआ। उनकी भारत की दृष्टि में एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज, एक अखंड भारत, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से और विदेशी शासन से मुक्त भारत था। ठीक है, वो भारत को कैसा देखते थे? वो देखते थे कि वर्गहीन हो, जाति विहीन हो, एक अखंड भारत हो जहाँ पर धर्म, समाज और राष्ट्रीय रूप जो है की मान्यता हो। इसके अलावा विदेशी शासन से मुक्त समाज हो, यानी कि स्वराज वाला तो स्वराज शब्द का भी आप देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर ये स्वराज की बात भी कर रहे थे। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें इंडियाज रॉक ऑफ एज माना जाता है, जो हिंदू धर्म का अचूक और वास्तविक मूल बीज था। उन्होंने बैक टू वेद मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। शुद्धि का अपने जुझारू औचित्य के पीछे एक सामाजिक सुधार एजेंडा था। इसका उद्देश्य दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म के लिए धर्म परिवर्तन करके अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना था और उन्हें अपनी स्थिति को बढ़ाकर मुख्य धारा के समुदाय में एकीकृत करना था और उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना था। इस आंदोलन ने हिंदुओं के इस्लाम और ईसाई धर्म के रूपांतरणों को कम करने का प्रयास किया जो उस समय चल रहे थे। ठीक है, उस समय ईसाई धर्म में परिवर्तन ज़्यादातर चल रहा था, कुछ मुस्लिम धर्म में भी परिवर्तन कर रहे थे। क्लियर है? आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतनामी आंदोलन के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार करें। पहले तो पहला कथन दिया गया है,
घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय की स्थापना की। दूसरा कथन दिया गया है, हाशिए की जातियों और समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। तीसरा कथन दिया गया है, ग्रामीण भारत में सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न को रोकना था। तो सतनामी आंदोलन के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 कोड दिए गए हैं, या तो 2 कोई सही हो सकते हैं या आपके तीनों ही सही हो सकते हैं। 3 कोड दिए, यहाँ पर 4 कोड दिए हैं और 3 कथन दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो पहला और दूसरा सही है और आपका तीसरा कथन गलत दिया गया है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। घासीदास ने सतनाम, जिसका अर्थ होता है सत्य, सतनाम का अर्थ क्या है? सत्य, और समानता पर आधारित छत्तीसगढ़ भारत में सतनामी समुदाय की स्थापना की। अब भारत के छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे और यहाँ पर घासीदास ने सतनामी समुदाय की स्थापना की थी। घासीदास ने एक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को उकसाया जिसने समाज से वंशानुगत जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने में मदद की थी। सतनामियों के सिद्धांत के माध्यम से घासीदास द्वारा शुरू किए गए इस नए आदेश ने सभी लोगों को समान माना। सतनामी में क्या था? सत्य, और ये सभी को समान मानते थे। तो ये आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था, ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा इसका मूल उद्देश्य क्या था, ये याद रखना है। सतनामी सिद्धांत में कहा गया है कि केवल एक ही ईश्वर है जिसे निराकार और अनंत के रूप में वर्णित किया जाता है। घासीदास का विचार था कि सामाजिक अन्याय और विषमता को मिटाने के उपाय व्यक्तियों के उचित परिवर्तन के बिना अपर्याप्त और अधूरे रहेंगे। तो ये इनका मूल था, इनका जो संप्रदाय था उसका मूल था कि ये क्या सोचते थे, इनका उद्देश्य क्या था। क्लियर है? तो सतनामी संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, हिंदू कलकत्ता कॉलेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दूसरा कथन है, कलकत्ता की हिंदू कॉलेज ने बंगाल में आंदोलनों को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है, पहला कथन गलत है, क्योंकि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने नहीं की थी। अब ये पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से याद कर लेना है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। राजा राम मोहन राय ने अपने देशवासियों को आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रचार करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि डेविड हरे ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ना कि राजा राम मोहन राय ने। हालांकि इन्होंने उनका सहयोग जरूर किया था। 1817 की डेट एग्जाम में पूछी गई है, तो 1817 याद रखें। उन्होंने खुद इसे स्थापित नहीं किया था, इसलिए पहला कथन गलत दिया गया है। जबकि डेविड रॉय के अंग्रेजी स्कूल ने मैकेनिक्स और वॉल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया। ठीक है, तो इनका एक अंग्रेजी स्कूल भी था जहाँ पर मैकेनिक्स और वॉल्टेयर को पढ़ाया जाता था, इनकी फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। लेकिन इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, कुछ और प्रश्न बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस की किसी भी एग्जाम के लिए, तो SCS क्विज के नाम से हमारा एक क्विज वाला चैनल है जहाँ पर आपको सिर्फ क्विज मिलते हैं। डेली आपको क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर क्विज लगाना बिल्कुल फ्री है। तो आप बिल्कुल फ्री में किसी भी एग्जाम के लिए क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आपका जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर की क्विज भी मिलेंगे, जीके जीएस की क्विज भी मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन बैच चालू हुआ है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल रहेगा, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे, यानी कि पेड क्विज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ये 3 चीज़ें सफिशियंट होंगी आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए, आपको कट ऑफ क्लियर कराने के लिए। यहाँ पर
जो भी मटेरियल मिलेगा, पहली चीज़ वो बायलिंगुअल होगा, दूसरी चीज़ वो अपडेटेड होगा पूरा मटेरियल, तीसरी चीज़ वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और आपका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का उसमें फॉलो किया जाएगा। आपके जो MCQ रहेंगे, आपके जो प्रैक्टिस क्विज रहेंगे वो बिल्कुल आयोग के तरह रहेंगे, जैसा कि आयोग प्रश्न एग्जाम में पूछता है, PCS जैसा पूछता है वैसा ही उसका पैटर्न रहेगा। तो ये अलग से प्रिपेयर किए जाते हैं सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखकर, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सारे। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से आप 2024 के प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके अलावा UP-SSC PET का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो PET का एग्ज़ाम फॉर्म जरूर फिल कर दें 30 अगस्त के पहले। और PET से अभी एक वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट की, तो जिन बच्चों ने भी 2022 वाला PET दिया है और वो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 12 सितंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये इसकी 3 अक्टूबर आई थिंक लास्ट डेट है। 3831 पद आए हैं जूनियर असिस्टेंट 2023 के, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसमें 2022 वाला स्कोर कार्ड लग जाएगा। बस ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।